दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एसटी क्लासेस में। क्या आप बता सकते हैं कि आंधी आने या तेज़ी से हवा चलने पर छत पर रखे टीन सेट क्यों उड़ जाते हैं? तेज़ रफ्तार से आती ट्रेन से थोड़ा दूरी बनाकर खड़े रहने को क्यों कहा जाता है? दो ट्रेन की पटरियों के बीच थोड़ा रिक्त स्थान क्यों छोड़ा जाता है? समान गति से एक ही दिशा में चलते दो पानी के जहाज एक दूसरे से दूरी बनाकर क्यों चलते हैं? पंखों वाले हेलीकॉप्टर और विशेष डिजाइन वाले एरोप्लेन किस प्रकार से उड़ते हैं? गैस चूल्हे की नली में छेद होने पर भी उसमें से गैस क्यों नहीं बहती है? क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल और टेनिस बॉल किस प्रकार से स्विंग करते हैं? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम में हम इस थ्योरम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। बर्नौली थ्योरम को जानने से पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह थ्योरम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक वाक्य में कहें तो विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का योग नियत होता है। दोस्तों बर्नौली थ्योरम की बात करें तो आप यहाँ लिखी हुई है, इसे देख सकते हैं कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। बर्नौली थ्योरम की यह डेफिनेशन हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह कि कुल ऊर्जा का योग नियत होता है, यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अगर हम योग करेंगे तो वह कांस्टेंट यानी एक नियतांक होगा। दाब ऊर्जा को यहाँ पर हम P से लिख सकते हैं, वहीं गतिज ऊर्जा को हम हाफ रो वी स्क्वायर लिख सकते हैं। जनरली हाफ mv स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हम मास m ना लेकर घनत्व तो रो लेंगे। इसी प्रकार से हम स्थितिज ऊर्जा को रो GH यानी mgh ना लेकर रो GH लेंगे। अगर इसका तीनों का योग करें यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH तो इन तीनों का योग नियत होगा। बर्नौली की यह थ्योरम बहते हुए द्रव के साथ साथ अन्य गति करने वाली सभी वस्तुओं पर भी कार्य करती है। आइए इसे एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक आप नली देख सकते हैं जिसके दो छोर हैं और इसके भीतर द्रव का प्रवाह एक छोर से दूसरी छोर की ओर हो रहा है। नली के पहले सिरे x की ज़मीन से ऊंचाई h1, इससे प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग v1 तथा इस पर लगने वाला दाब p1 है। वहीं दूसरे सिरे y की ज़मीन से ऊंचाई h2 तथा इससे निकलने वाले द्रव का वेग v2 तथा इस पर लगने वाला दाब p2 है। बर्नौली की थ्योरम के अनुसार इन दोनों ही सिरों की कुल ऊर्जा एक दूसरे के बराबर होगी, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यदि हमारी नली के दोनों सिरे असमान न होकर हमारी नली क्षैतिज हो तो ऐसी स्थिति में दोनों सिरों पर लगने वाली स्थितिज ऊर्जा समान होगी। इसे हम यदि समीकरण में देखें तो दोनों ही सिरों पर रो GH स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगी। तो अब हमारे इक्वेशन में दोनों ही ओर रो GH होगा जो कि एक दूसरे से कट जाएंगे और हमें फाइनल इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्राप्त होगा, जिसे हम P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट से भी लिख सकते हैं। दोस्तों इस पूरे थ्योरम में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही एक इक्वेशन है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग नियत होता है। दोस्तों बर्नौली थ्योरम पर आधारित जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सिर्फ इसी एक इक्वेशन पर बेस्ड हैं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन दोनों ही ऊर्जा का योग नियत है, इसलिए जब भी एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी ऊर्जा घट जाएगी, वहीं जब दूसरी ऊर्जा बढ़ेगी तो पहली ऊर्जा घट जाएगी। यानी गतिज ऊर्जा के बढ़ने पर दाब ऊर्जा कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा के बढ़ने का अर्थ है कि गति का बढ़ना, वहीं दाब ऊर्जा के घटने का अर्थ है कि दाब का घटना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी गति दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगी, या V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसी प्रकार से इसके विपरीत देखें तो दाब ऊर्जा के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा घट जाएगी, यानी दाब के बढ़ने पर गति कम हो जाएगी। अर्थात प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। आगे आने वाले एप्लीकेशन में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि दाब बढ़ने पर गति घट जाएगी और इसके विपरीत गति के बढ़ने पर हमेशा दाब हमारा कम हो जाएगा। तो चलिए अब बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। दोस्तों यदि हम किसी कागज़ के टुकड़े को लेकर उस पर ऊपर से फूंक मारें
तो कायदे से इस कागज़ के टुकड़े को नीचे की ओर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। यह कागज़ का टुकड़ा इसके विपरीत ऊपर की ओर ही आता है। इस वीडियो चित्र में आप देख सकते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा जो कि नीचे की ओर झुका है, पे ऊपर की से फूंक मारने पर यह नीचे की ओर न जाकर ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें बर्नौली की थ्योरम बताती है। जैसे ही हम कागज़ के ऊपर फूंक मारना शुरू करते हैं तो कागज़ के ऊपर के वायु की गति बढ़ जाती है। अभी हमने पढ़ा कि गति बढ़ने पर दाब कम हो जाता है, तो इसी कारण से कागज़ के ऊपर का दाब गति बढ़ने पर कम हो जाता है, जबकि कागज़ के नीचे का दाब ऊपर के दाब की अपेक्षा अधिक होता है। और हम यह जानते हैं कि वस्तु अधिक दाब से कम दाब की ओर गतिमान हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप कागज़ भी ऊपर की ओर गतिमान हो जाता है और ऊपर की ओर उठ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कागज़ के टुकड़े पर ऊपर से फूंक मारने पर यह नीचे न जाकर ऊपर की ओर ही क्यों उठ जाता है। आइए अब समझते हैं कि दो कागज़ के टुकड़ों के बीच में फूंक मारने पर वे एक दूसरे से दूर न जाकर एक दूसरे के समीप कैसे आ जाते हैं। इस वीडियो चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम दो कागज़ के बीच में फूंक मारते हैं तो वे दोनों कागज़ एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जबकि इन दोनों कागज़ को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें बर्नौली थ्योरम बताती है। जब हम कागज़ के बीच में फूंक मारते हैं तो कागज़ के बीच की वायु की गति बढ़ जाती है, जिससे कि बर्नौली की थ्योरम के अनुसार कागज़ के बीच का दाब कम हो जाता है। कागज़ के बीच में दाब कम होने पर कागज़ के बाहर का अधिक दाब इसे भीतर की ओर ढकेलने लगता है, जिसके कारण ये दोनों ही कागज़ एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि दो कागज़ के बीच में फूंक मारने पर वे एक दूसरे से दूर न जाकर एक दूसरे के समीप क्यों आ जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आंधी आने पर छत पर रखे भारी भारी टीन सेट भी क्यों उड़ जाते हैं। आंधी आने से पूर्व छत पर रखे टीन सेट पर ऊपर और नीचे दोनों ओर से समान दाब कार्य कर रहा होता है, जिससे कि छत पर रखा टीन सेट स्थिर बना रहता है। आंधी आने पर टीन सेट के ऊपर की वायु का वेग बढ़ जाता है और बर्नौली की प्रमेय के अनुसार वेग बढ़ने पर ऊपर का दाब घट जाता है, जबकि टीन के नीचे का दाब ऊपर की दाब की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस प्रकार से ऊपर के दाब और नीचे के दाब के बीच में एक अंतर उत्पन्न हो जाता है और घर की छत पर रखा टीन सेट नीचे अधिक दाब और ऊपर कम दाब होने के कारण ऊपर की ओर उठने लगता है। दाब में आए इस अंतर के कारण ऊपर उठे हुए टीन सेट को आंधी अपने साथ उड़ा ले जाती है। यदि टीन सेट अधिक भारी होता है तो वह आंधी के साथ ना उड़कर बगल में ही गिर जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आंधी आने पर आखिरकार छत पर रखा टीन सेट क्यों उड़ जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर इस तरह के कंटेंट लगातार आते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे आपको कंटेंट लगातार मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अब जानते हैं कि तेज़ रफ्तार से चलती ट्रेन से थोड़ा दूरी बनाकर क्यों खड़े होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी तेज़ रफ्तार से ट्रेन आने वाली होती है तो घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को ट्रेन की पटरियों से दूर कर देते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, इसकी जानकारी हमें बर्नौली प्रमेय के द्वारा मिलती है। जब कोई बालक पटरी के पास खड़ा होगा तो उस पर बाहर से भीतर की ओर एक दाब कार्य करेगा, जबकि पटरी से बाहर की ओर भी एक दाब कार्य करेगा। ये दोनों ही दाब आपस में बराबर होंगे, जिससे कि बालक संतुलन की अवस्था में खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही पटरी के ऊपर से एक तेज़ रफ्तार ट्रेन गुजरती है तो पटरी के ऊपर की वायु की गति तीव्र हो जाती है, जिसके कारण पटरी के ऊपर का दाब बहुत ही कम हो जाता है, जबकि पटरी के बाहर का दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बालक पटरी के समीप खड़ा है तो उस पर अधिक दाब यानी बाहर से कम दाब यानी पटरी की ओर एक बल कार्य करेगा और बालक पटरी की ओर खींचा चला जाएगा। यही कारण है कि माता पिता अपने बच्चों को तेज़ रफ्तार से गुजरती ट्रेन से थोड़ा दूरी बनाकर खड़ा करते हैं। आइए अब देखते हैं कि दो ट्रेन की पटरियों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान क्यों छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी दो ट्रेनें अगल बगल की पटरियों से गुजरती हैं तो उन दोनों ट्रेनों के बीच भी 1 मीटर से अधिक का गैप होता है। दोनों ट्रेनों के बीच यह गैप क्यों दिया जाता है, इसका उत्तर हमें बर्नौली की प्रमेय द्वारा मिलता है। जब भी दो ट्रेनें तेज़ रफ्तार से एक ही दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं तो उनके बीच की वायु भी उसी दिशा में तीव्र गति से गतिमान हो जाती है। दोनों ट्रेनों के बीच वायु की गति अधिक होने पर बर्नौली प्रमेय के अनुसार उनके बीच का दाब कम हो जाता है, जबकि दोनों ट्रेनों पर बाहर की ओर से भीतर की ओर अपेक्षाकृत अधिक दाब कार्य करता है। ऐसी स्थिति में यदि दोनों ट्रेनों के बीच में गैप नहीं दिया होगा तो दोनों ट्रेनों के आपस में टकरा जाने की संभावना होगी। इसी प्रकार से यदि सड़क पर कोई तेज़ रफ्तार से ट्रक या बस चल रही हो तो उससे हमें सटाकर बाइक उसी दिशा में नहीं निकालनी चाहिए।
बर्नौली की प्रमेय के अनुसार ऐसी स्थिति में दाब में अंतर उत्पन्न हो सकता है और बाइक सवार ट्रक या बस से टकरा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दो ट्रेन की पटरियों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान क्यों छोड़ा जाता है। इसी प्रकार से दो पानी के जहाज समान रफ्तार से एक ही दिशा में नहीं चलते, क्योंकि ऐसा होने पर उनके बीच की वायु की गति बढ़ सकती है, जिससे कि उनके बीच का दाब घट सकता है, जिसके कारण बाहर का अधिक दाब उन दोनों ही जहाज को एक दूसरे से की ओर ढकेल सकता है और दोनों जहाज आपस में टकरा सकते हैं। इसीलिए एक ही दिशा में चलते समान रफ्तार से जहाज थोड़ा दूरी बनाकर चलते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि हेलीकॉप्टर में पंखे क्यों लगाए जाते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। इस चित्र में आप एक हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। जब भी इस हेलीकॉप्टर का पंखा तेज़ी से घूमना शुरू करता है तो हेलीकॉप्टर के ऊपर की वायु की गति तीव्र हो जाती है। वायु की गति बढ़ने पर हेलीकॉप्टर के ऊपर का दाब कम हो जाता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के नीचे का अपेक्षाकृत अधिक दाब हेलीकॉप्टर को ऊपर उठने में मदद करता है और हेलीकॉप्टर के इंजन के थोड़ी ही ताकत लगाने पर हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हेलीकॉप्टर अपने पंखों की सहायता से किस प्रकार से उड़ते हैं। आइए अब जानते हैं कि एरोप्लेन की डिज़ाइन उसे उड़ने में कैसे मदद करती है। अगर हम पूरे एरोप्लेन के डिज़ाइन को देखें, साथ ही साथ इसके पंखों की डिज़ाइन को देखें, तो यह एरोडायनेमिक होती है। आइए अब हम एरोप्लेन के पंख की डिज़ाइन को ज़रा ध्यान से देखते हैं। यदि हम एरोप्लेन के पंख को काट कर निकालें तो वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से होती है कि यह नीचे की ओर से चपटा हुआ होता है, जबकि ऊपर की ओर से उभरा हुआ होता है। जब सामने से आने वाली हवा एरोप्लेन के पंख से टकराती है तो यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। हवा का एक भाग एरोप्लेन के पंख के ऊपर के हिस्से से गुजरता है, वहीं दूसरा भाग पंख के नीचे के हिस्से से गुजरता है। एरोप्लेन के पंख के ऊपर का भाग उभरा होने के कारण यह दूरी अधिक होती है, जबकि नीचे का भाग चपटा होने के कारण दूरी कम होती है। अब भले ही ऊपर हिस्से में चलने वाली हवा को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी और नीचे चपटे हिस्से से निकलने वाली हवा कम दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन यह हवा के दोनों ही भाग एक ही समय में पंख के दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे और आपस में मिल जाएंगे, यानी हवा के इन दोनों भागों द्वारा लिया गया समय बराबर होगा। ऐसी स्थिति में ऊपरी हिस्से में अधिक दूरी होने के कारण वायु अपनी गति को बढ़ा देगी, जबकि पंख के निचले हिस्से में कम दूरी होने पर वायु अपनी गति को कम रखेगी। पंख के ऊपर के हिस्से में वायु की गति अधिक होने के कारण पंख के ऊपरी हिस्से में दाब कम हो जाएगा, जबकि पंख के निचले हिस्से में वायु की गति कम होने के कारण निचले हिस्से में दाब अधिक हो जाएगा। निचले हिस्से में दाब अधिक और ऊपरी हिस्से में दाब कम होने के कारण पंख पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा और यह बल एरोप्लेन को ऊपर की ओर उठने में मदद करेगा। इसी प्रकार से वायुयान के निचले हिस्से का भाग चपटा हुआ होता है, जिसमें वायु को कम दूरी तय करनी पड़ती हुई है, जबकि वायुयान के ऊपर हिस्से का भाग उभरा हुआ होता है, जिसमें वायु को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और इस प्रकार से पंखों सहित हमारा पूरा का पूरा वायुयान एरोडायनेमिक हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एरोप्लेन का शेप एरोडायनेमिक क्यों बनाया जाता है और एरोप्लेन किस प्रकार से हवा में उड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि गैस चूल्हे की नली में छेद क्यों रखा जाता है और आखिरकार इससे गैस रिसती क्यों नहीं है। आप इस चित्र में गैस चूल्हे की नली में छेद को देख सकते हैं। तो आखिर यह छेद गैस की नली में क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। हमारे सिलेंडर की एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, परंतु यह गैस तब तक ज्वलनशील नहीं होती जब तक कि इसमें ऑक्सीजन न मिल जाए। ऑक्सीजन के मिक्सचर के लिए ही नली में छेद को रखा जाता है। तो छेद से कैसे ऑक्सीजन इस एलपीजी के मिक्सचर में मिलती है, आइए समझते हैं। गैस चूल्हे में गैस जैसे ही प्रवेश करती है तो इस नोजल के माध्यम से गैस को बहुत ही तीव्र गति से गैस चूल्हे की पाइप में भेजा जाता है। गैस चूल्हे की नली में गैस के तेज बहाव के कारण हवा की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है। फलस्वरूप पाइप के भीतर हवा का दबाव अत्यधिक कम हो जाता है और पाइप के बाहर हवा का दबाव अधिक होने के कारण हवा छेद से पाइप के भीतर की ओर प्रवेश करने लगती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन एलपीजी गैस में मिल जाती है और हमें नीली बढ़िया लौ प्राप्त होती है। यदि हमारे गैस चूल्हे का नोजल ख़राब हो जाए या जाम हो जाए तो हमारी गैस नीली न जलकर लाल जलेगी। इसका कारण यह है कि नोजल के जाम हो जाने की स्थिति में इससे भेजे जाने वाली गैस की गति धीमी हो जाएगी, जिसके कारण पाइप के भीतर कम दबाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। फलस्वरूप दाब में अंतर न होने के कारण वायु बाहर से छेद के माध्यम से गैस पाइपलाइन में प्रवेश नहीं करेगी, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारी गैस नीली न जलकर लाल जलेगी और यह बर्तन को काला भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में हमें नोजल को बदलने या उसे साफ़ करने की आवश्यकता होगी।
तो अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि गैस चूल्हे की नली में छेद क्यों दिया जाता है। अभी तक हमने बर्नौली थ्योरम पर आधारित जितने भी एग्जाम्पल देखे, सब में हमने यही पाया कि जैसे ही वायु की गति बढ़ती है तो वहाँ पर वायु का दबाव कम हो जाता है और दबाव कम होने पर अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र पर एक बल कार्य करने लगता है। साथ ही दोस्तों, हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उनमें सभी में गति बढ़ने पर दाब कम हो रहा था, लेकिन आगे हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसमें दाब के बढ़ने पर गति कम होगी। साथ ही हम बर्नौली प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इन उदाहरणों को, साथ ही हम मैग्नेस प्रभाव में क्रिकेट बॉल कैसे स्विंग करती है को अगले वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम बर्नौली थ्योरम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो अगले पार्ट को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।